Right, we had one lecture before this. ये आज सेकेंड क्लास है. हमने डूज एंड डोंट्स किए थे. हमने ये कर लिया था 10 मिलियन पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. इसकी प्रेसी बना ली थी. ओके, अब हम आते हैं प्रोसेस के ऊपर. 3 दफा प्रेसी पढ़नी है. उसके बाद आप सारा पेपर क्योंकि कर चुके हैं तो आप पीस ऑफ माइंड में हैं. हाँ, एक एक सेंटेंस हमने करना है. बैक साइड पे हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे एंड वंस वी आर डन विल शिफ्ट इट टू द नीट साइड. ठीक है, अब आते हैं हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स. डिड वी डू दिस? हमने प्रैक्टिस किया नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना. ओके, आपका कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, जो आपको प्रेसी में आएगा. ये आपका फॉर इंस्टेंस एक पैराग्राफ है. ठीक है, इसके स्टार्ट में ये इंडेंटेशन है, ये जो स्पेस है दिस इज इंडेंटेशन. ठीक है, इसको हम इस लाइन को नहीं लेंगे क्योंकि इंडेंटेशन शोज कि ऑलरेडी इसमें एक वर्ड मिसिंग है, तो ये ऑलरेडी इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कम होगा. लेकिन बाकी जो लाइंस बराबर हैं, इन लाइंस में से कोई भी एक लाइन रैंडमली सिलेक्ट कर लें. फॉर इंस्टेंस आई सिलेक्ट दिस वन, एनी लाइन ऑफ योर चॉइस, और उस लाइन के नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट कर लें. 1 2 3. अभी देखें, सिलेक्ट अ लाइन. मेरे पास स्क्रीन की बुक है. any paragraph, बच्चे, I'm just telling you how to count the number of words. ठीक है, count words in that line, एक लाइन में. फॉर इंस्टेंस मैंने काउंट किए और मेरे बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मेरे वर्ड्स बन गए 10. I counted the words in one line and they are 10. Now I'll count the total number of lines. पहले मैंने एक कोई भी रैंडम लाइन चुनी और उसके नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किए. अब मैं टोटल लाइंस काउंट करूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. For instance, they are 30. For instance, total lines are 30. Yes. What happens, including line number 1? ठीक है, what happens is 30 multiply by 10. 30 multiply by 10 का मतलब कि एक लाइन में 10 लफ्ज थे, तो 30 लाइनों में कितने लफ्ज होंगे? 30 multiply by 10 is equals to, सॉरी मैंने 30 ली, 300. 300. इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली, अंदाजन इसमें 300 के करीब वर्ड्स. किसी लाइन में 10 होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 12 होंगे, लेकिन अंदाजन इस पैसेज के अंदर 300 वर्ड्स हैं. पैसेज बहुत लंबा होता है. हाँ, पैसेज बहुत लंबा होता है, इसीलिए उसको अप्रोक्सीमेट वर्ड्स निकाल लेते हैं. डजंट मैटर, चेकर को समझ आ जाएगी. आपकी 300 है, किसी के 302 होंगे, किसी के 301 होंगे, किसी के 305 होंगे, किसी के 480 नहीं हो सकते. वो 10-15 वर्ड्स के अंदर, रेंज के अंदर अंदर ही रहेंगे. तो चेकर को समझ आ जाती है कि आप यू आर एक्चुअली वेल विद इन द रेंज. ठीक है, अब हमने प्रेसी बनानी होती है 1/3. सो 300 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1/3 निकालना है. दिस इज इक्वल्स टू 100. तो हमारी प्रेसी जो है वो 100 वर्ड्स की होनी चाहिए. ये होता है कि आपने इसको डिवाइड बाय 3 किया तो आपका 1/3 निकल आएगा. ठीक है, और वो आपकी प्रेसी होनी चाहिए. अब बात यह है कि आप रोबोट तो है नहीं कि 100 कहा तो आपका एग्जैक्ट 100 होगा. आपको जितना बता रहे हैं आपकी एग्जैक्ट उतनी प्रेसी होगी. तो हमें उन्होंने थोड़ा सा अलाउ किया होता है, रिलीफ दिया होता है. वो ये होता है प्लस एंड -5. आपके 100 वर्ड्स होने चाहिए, तो 100 - 5 इज 95 एंड 100 + 5 इज 105. ठीक है, अब आपको ये दोनों चीजें अलाउ, तो ये बन जाएगा 95 to 105. you'll have this range. आपका 1/3 जितना भी आता है उसमें -5 और +5 करके आप अपना ऐड करेंगे. आप अपनी आपकी प्रेसी उस रेंज के अंदर अलाउड है.
If you write a Pressy of 96 words, it's okay. If you write a Pressy of 104 words, it's okay. If you write a Pressy of 105 words, it's totally okay. But if your Pressy is 106, then it is overwritten. And if it is 94, it is underwritten. ठीक है? तो Pressy has to be exactly within this range, plus and minus 5. उससे ज़्यादा नहीं. अच्छा जी, arrangement of ideas बता चुकी हूँ. You're allowed to change the sequence as long as your connectivity is not disturbed. ठीक? Let's do an example. There were dogs, cats, hens, ducks, geese, and pigs barking, squealing, crowing, quacking, and growling, all over the farm yard. जी, प्लीज मेक अ प्रेसी ऑफ दिस. अच्छा, अभी हम आगे जितनी भी प्रेसी काफी सारी प्रैक्टिस करते जाएंगे एग्जाम्पल्स. वी विल नॉट फोकस ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, क्योंकि एक ही जुमला होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स अभी हम फोकस नहीं कर सकते. अभी सिर्फ डूज एंड डोंट्स, बाकी जो है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स इग्नोर करके, इसमें से क्या चीजें ओमिट करनी है, क्या चीजें ऐड करनी है, प्रेसी कैसे बनानी है, नंबर ऑफ वर्ड्स के अलावा बाकी हर चीज फिलहाल फोकस करें. नंबर ऑफ वर्ड्स का पूरे पैसेज के अंदर तो ख्याल किया जा सकता है, एक सेंटेंस के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, इग्नोर द नंबर ऑफ वर्ड्स. उसके अलावा growling is sound of only one animal. Different animals were making noise in the farmyard. All the farm animals were making noise. Good. Number of animals making sounds. Correct. There were a lot of animals making noise. Lot of voices of animals in the farm. Different animals were making noise. Animals were making noise in the farmyard. Animals making noise in the farmyard. Number animals. ये आप लोग जो लिख रहे हैं, lot of animals making noise in the farmyard. It's just a chunk. It's just a phrase. Please write full sentences. Different animals were making different sounds in the farm. अब ये पूरी बात लिखी. हमने chunks में छोटी-छोटी बातें बीच-बीच में. There are animals. Different animals are crowing in the farm. Crowing तो एक की आवाज है ना. इसी तरह जैसे किसी ने ऊपर भी बोला, एक जानवर की आवाज तो नहीं लिखती ना. अब बात यह है, आपने एक बात नोटिस करनी है. रीड द सेंटेंस अगेन. डॉग्स, कैट्स, पिग्स तो ठीक है, एनिमल्स हो गए. व्हाट आर हेन्स, डक्स एंड गीज? आर दे नॉट? नो बच्चे, फार्मयार्ड इज अ नाउन, इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन. अगर मैं कहती फार्म यार्ड का कोई मैं नाम लिख लेती, मलिक हाउस, मलिक फार्म हाउस इन केपी या फलाना, वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाता है, फिर उसको मेंशन नहीं करते. फार्म इज ओके. तो बर्ड्स आपने क्यों इग्नोर कर दी? देयर वर सम पीपल हु नोटिस्ड इट एंड रोट इट डाउन हियर. प्रेसी में यही कर जाते हैं कि एक चीज को फोकस करते करते दूसरी का फोकस हट जाता है, एंड वी omit such things out of our Pressy which should have been a part of it. Different animals and birds were making sounds in the farm yard. ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. Figurative language is to be ignored. फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है कि आप नॉवेल्स पढ़ते होंगे, ये लिटरेचर का एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है टू ग्रास्प द अटेंशन ऑफ अ रीडर. वो सिंपल एक बात होगी और उसको इतनी कहानी बना के लिखेंगे कि सूरज गुरूब हो रहा था, उसकी किरणें फैली हुई थी, चार हर सू फैली हुई थी, और वो गुलाबी सा जो आसमान था उसका
ढलती हुई शाम थी और एक बंदा जो था वो एक दरख्त के साए तले बैठा सता रहा था और परिंदे चहचहा रहे थे और हवाएं सरसरा रही थी। अब बेसिकली इस पूरी कहानी में बात क्या थी, शाम का टाइम था, एक बंदा दरख्त के नीचे बैठा था, दैट्स इट। तो आपको फिगरेटिव लैंग्वेज प्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा आएगी। हाँ, सीन कई दफा इंसानों के बारे में होता है, उसकी जुल्फें लहरा रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी, उसके बाल ऐसे थे, उसके हाथ ऐसे थे, मतलब तो आप सिंपल कहेंगे कि यार एक प्यारी लड़की थी। आपको समझ आ जाएगा कि अच्छी तारीफ कर रहा है या बुरी बुरी कह रहा है, तो आप कहेंगे जी एक बहुत बदसूरत लड़की थी। हाउएवर ही इज एक्सप्लेनिंग, लेकिन ये फिगरेटिव लैंग्वेज होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज हम ओमिट करेंगे। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। मैमल्स वगैरह मुश्किल है ना बच्चे, इस तरह नहीं लिखना, बस एनिमल्स एंड बर्ड्स लिखना है, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी। आई फील दैट द एम्बिशन which we reach and the success for which we prepare are very often nothing but a missing of a simple road, a troubled wandering among thorns by path and dark mountains। अब ये सारी फिगरेटिव लैंग्वेज। आप इसके पहला पार्ट देखें, आई फील दैट द एम्बिशन विच वी प्रीच एंड द सक्सेस फॉर विच वी प्रिपेयर आर, यहां तक ये बात समझ आ रही है कि जी हम कॉमनली जो सक्सेस और जो एम्बिशन जिसके लिए जिसके पीछे हम फिरते हैं या जिसको हम एम करते हैं, वो अक्सर औकात अब आगे फिगरेटिव लैंग्वेज शुरू है। Often nothing but a missing of a simple road, a troubled wandering among thorns by paths and dark mountains। इसका मतलब क्या है कि जहां पे हम नहीं कहते कांटों भरे रास्ते से गुजरना, कांटे किस चीज को शो करते हैं, डिफिकल्टी को। कांटों पे चलना जी बड़ी मुश्किल रास्ता है, कांटों पे चल के वहां तक पहुंचना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है डार्क माउंटेन्स। यूजली हम डार्क शेडी गलत चीजों को कहते हैं जब कोई रॉन्ग चीज होती है। तो बेसिकली इसकी पूरी इस बात का मतलब ये था, आप में जिन्होंने लिटरेचर की डिग्री की होगी शायद वो इसको पहुंच भी गए हों, बट जो मेरी तरह लेम मैन है उनको एक्सप्लेन कर दूं कि इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि अक्सर औकात जो एम्बिशन हम या जो एम्स हमारे होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, वो अक्सर औकात मुश्किल रास्ता हम अक्सर अपने लिए मुश्किल रास्ता चुन लेते हैं और वो मुश्किल रास्ता अक्सर औकात गलत होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी सिंपल बात क्या है कि हम एम्बिशन और सक्सेस जिसको अचीव करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, वो हमें सही रास्ते से, हाँ, सही रास्ते से हटा देता है। वो रास्ता गलत होता है और वो रास्ता ज्यादा मुश्किल होता है। मिसिंग ऑफ अ सिंपल रोड, यस, मिसिंग ऑफ अ सिंपल रोड इज कि वो हमें सही रास्ते से हटा देता है। दूसरे नंबर पे आपका थॉर्नी पाथ इज डिफिकल्ट और आपका डार्क माउंटेन्स आर द रॉन्ग पाथ, गलत रास्ता। इसकी सिंपल उर्दू ये बनती है कि हम अपने एम्बिशंस और सक्सेस को अचीव करने के लिए अक्सर औकात जो रास्ता अपना लेते हैं वो हमें सही रास्ते से हटा देता है, वो गलत होता है और वो ज्यादा मुश्किल होता है। अब इसको जरा ट्रांसलेट कर दें, सिंपल इस बात की इंग्लिश लिख दें जैसे मैंने आपको बता दी। आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट एंड रॉन्ग। हाँ, हाँ, अभी आई के साथ ही कर लें। जो लोग ऑथर सेड के साथ कर सकते हैं कर दें, वरना इसको सिंपली आई के साथ कर दें, हम फिर इसको उस पर करेक्शन करेंगे। The author feels that we choose the wrong path in chasing the ambition which is tough at times and wrong। टफ भी है और गलत भी है, दो बातें। हम्म,
Yes, sometimes the way to ambition we choose is wrong and difficult. Correct. See, अब आपने इतनी लंबी कहानी की, वो क्रैक कर लिया. Author feels that we choose wrong and difficult paths to achieve our aims. Good. Sometimes we opt very tough designation, which creates problems in future. ठीक है? Creates कर दे. ठीक है. Journey of ambitions is sometimes feel hard, tough and wrong. Journey of ambitions is sometimes hard, tough and wrong. बीच में feel हटा ही दे. Journey of ambitions, इरम. Journey of ambitions is sometimes hard, tough and wrong. ठीक है, उसमें feel हटा सकते हैं. The author says that sometimes we choose wrong path in fulfilling our aims and dreams, which is difficult also. Wrong and difficult दो बातें उसने की. गुड. आप लोग सारों ने काफी बेहतर कर लिया है. अब मैं अपना शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिखा था. आई फील दैट द एम्बिशन एंड सक्सेस which we aim for often takes us away from the right path and involves difficulties. मेरा ये. मिसलीडिंग के साथ इसको लिखें कि डिफिकल्ट है और रॉन्ग है. बस सिंपल डिफिकल्ट और रॉन्ग का वर्ड यूज करें. ठीक है, तो ये फिगरेटिव है. और मैंने बहुत मुश्किल फिगरेटिव, हाँ, आई फील पे इसके बाद आ रही कहा था. इफ यू नॉट एबल टू फाइंड अ प्रॉपर मीनिंग, देन आपको जैसे समझ आ रही है बस उसको कर दें आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, क्योंकि आपके पास पूरा पैराग्राफ होगा. जब आपको पूरा पैराग्राफ समझ होगा, ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स, डोंट गो ऑन नंबर ऑफ वर्ड्स राइट नाउ प्लीज. हाँ हाँ, 1/3 अभी नहीं है. मैंने आपसे कहा कि हम जब एक जुमला कर रहे हैं ना बच्चे, प्लीज, मैंने ये बात आपको थोड़ी देर पहले की थी कि आप एक पैराग्राफ में आप 1/3 कर सकते हैं, एक सेंटेंस में नहीं कर सकते. तो अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स ओके. पूरे पैराग्राफ के अंदर देयर आर गोइंग टू बी बिग चंक्स दैट यू बी एक्सक्लूडिंग आउट ऑफ योर पैसेज, सो दैट्स ओके. बहुत सारी चीजें कट ली होंगी, सो डजंट मैटर. हर जुमले को 1/3 नहीं करते जाना. हाँ, अब आते हैं आई डिडंट ऐड प्रीच. हमने पैसेज में प्रीच लिखा है ना, which we preach and success for which we prepare. कि यार बच्चे, ये इसने इस तरह कहा हुआ है कि यार एम्बिशन फॉर विच वी प्रीच का मतलब ये है कि यार हम ऐसे एम्बिशन जिनको हम बहुत लेक्चर देते हैं कि ऐसा एम्बिशन होना चाहिए, और ऐसी सक्सेस जिसके लिए हम हर वक्त प्रिपेयर करते रहते हैं. बेसिकली बात यही है. प्रीच एंड प्रिपेयर का मतलब यही है कि वो सक्सेस और एम्बिशन जो हम एम करते हैं अपने. ठीक है. अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो मैंने प्रेसी बनाई है अपनी, उसके अंदर मैंने लिखा आई. हमने कहा था नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन. ऑथर फील्स कह सकते हैं. फील जो है ना, हम कहते हैं ऑथर फील्स दैट, या ऑथर सेज दैट, या ऑथर ओपाइन्स दैट, या ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट. ठीक है. अब ये आता है कि हमने कहा था नो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन. हम आई यू कभी भी यूज नहीं करेंगे. आई वी और यू. मैंने तो यहाँ पे आई यूज किया, तो इसका मतलब इसमें जहां पे आई था, आई विल रिप्लेस इट विद वन ऑफ द फॉलोइंग. कुछ सेंटेंसेस अपने पास लिख लें कि जहां भी आई आएगा उसको मैंने किसके साथ रिप्लेस करना है. नंबर 1, द ऑथर feels that. The author feels that. दूसरे नंबर पे लिखें
The author states, third लिखे, the author is of the opinion that next the author thinks or believes, हाँ defines भी कैसे, the author thinks or believes, उसके बाद है according to the author, उसके बाद है as per the author, ठीक है, you can write any of these, you can use any of these sentences, as per the author और उसके बाद है according to the author, so it can be any one of these, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी फिगरेटिव लैंग्वेज की, यस यू हैव टू, वी कैन नहीं, यू हैव टू, तो ये फिर क्या बन जाएगा, as per the author या according to the author या the author feels that the ambition and success which we will be replaced by they, which they aim for often takes them away, us को कहेंगे them, वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो you'll be good at it कि किसको किस में कन्वर्ट करना, ठीक है। आपकी प्रेजेंट tense means it can be out of those four tenses, it can be any present, as per the usage you can change it, but present should remain in present, any form of present is okay, when it's in past any form of past is okay। वो आप अपनी बात को करने के टाइम पे आपको फील होगा कि शायद sometimes you'll have to change present perfect, present continuous, present वो, तो that's okay, indefinite वो आप अपने यूजेज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, that's not a problem, but the major tense present itself should stay present, past itself should stay past और future itself should stay in future tense, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई ये बात। देम का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डोंट वरी, देयर इज गोइंग टू बी अ होल लेक्चर ऑन इट। हम वहां पे जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका अस होता है वो देम में चेंज होता है, ठीक है। आप कह रहे हैं एक बंदे ने आपको लेटर लिखा, जो आपको स्टार्ट में मैंने एग्जांपल दी थी, वो बंदा कहता है कि हमें मार पड़ी है, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे मार पड़ी या हमें मार पड़ी, अगर आप लिखेंगे वो तो आप अपना कह रहे हैं, वो किसी बंदे ने खत लिखा जो कह रहा है कि उसको मार पड़ी, आप जब किसी सीनियर को बताएंगे तो आप कहेंगे उन्हें मार पड़ी, देम दे वर बीटन, ठीक है। तो जहां जहां पे अस आता है आप उसको देम में कन्वर्ट कर, हाँ ठीक है। तो ये डायरेक्टर इनडायरेक्टर दैट्स ओके, देयर इज गोइंग टू बी अ फुल लेंथ लेक्चर ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हम किसको किस में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट इज द हैंड दैट रॉक्ड द क्रेडल एंड ब्रॉट द किड्स अप हैड किक्ड द बकेट। पहले इसको बताएं, ये कौन सा हाथ होता है जो जो झूला हिलाता है और बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है? विच हैंड इज दिस? अ मदर्स हैंड। इसका मतलब ये माँ की बात हो रही, फिगरेटिव है ना, वो सीधा मदर भी कह सकता था, लेकिन उसने जी कहा जी जो झूला हिलाता है और जो बच्चे को बड़ा करती है, उसने बड़ा फिगरेटिव अंदाज में कहा। हैज किक्ड द बकेट। किकिंग द बकेट इज एन इडियम, इट मीन्स, Zoha is right, it means to die, ठीक है।
हाँ, अब बताएं जी कि इसकी प्रेसी क्या बनेगी? द मदर हैड डाइड। हैज क्यों? उस्मान हैड किक्ड द बकेट। प्रेजेंट से आप पास्ट से आप प्रेजेंट में नहीं आ सकते। मदर हैड डाइड, ठीक है, या द मदर डाइड, एग्जैक्ट, ये इसकी प्रेसी बन गई। करेक्ट। अब आते हैं जी कि आपकी प्रेसी इज ऑलवेज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आपकी हमेशा थर्ड पर्सन में होगी, आई और वी और ये चीजें नहीं हो सकती। और आपका जो सा टेंस होगा, अच्छा उस्मान आपने लिखा ऑथर सेड हर मदर डाइड। पहली बात तो ये कि कहीं पे हिम और हर की बात नहीं आई। ऑथर हैज टू रिमेन जेंडर न्यूट्रल। आप ये कह सकते हो द ऑथर्स मदर डाइड विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट हिज और हर जेंडर इज, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप बिला वजह ऑथर नहीं लगाएंगे। जहां पे आए आ गया ना, अब आए का कोई जवाब नहीं, आए को अब हमने लिखना तो है कुछ ना कुछ करके, वहां पे कह दें द ऑथर सेज दैट दिस एंड दैट। लेकिन यहां पे कहीं जरूरत नहीं थी ऑथर लगाने की, तो नहीं लगाएंगे, ठीक। जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे हम नहीं लगाते। उसमें जो इडियम है वो भी एक्सक्लूड कर दें। इडियम इज कॉम्प्लेक्स इंग्लिश। इडियम जो होती है आपकी मुश्किल इंग्लिश होती है, तो हमने पहले ही कहा था कि मुश्किल इंग्लिश तो हम डालेंगे ही नहीं। तो हमारा जो इडियम होता है डेफिनेटली उसको आसान अल्फाज में कन्वर्ट करके लिखते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ राइटिंग हु ब्रॉट द किड्स अप। एक माँ है, कोई डाउट है कि उसने बच्चे बड़े नहीं किए होंगे, या उसने बच्चे पैदा करके फेंक दिए कि बस खुद ही बड़े हो। इट्स ऑब्वियस। तो हम अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बाय बाय कह देते। तो हमने बेसिकली द हैंड दैट रॉक्ड द क्रेडल एंड हु ब्रॉट द किड्स अप, इन दोनों को मिला के लिख दिया जी, ये दोनों चीजें माँ है, द मदर, ये माँ की बात होगी इस तरह, ठीक है। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज। तो आप उसमें बस नॉर्मल लिखेंगे द ऑथर planned to go to Cherokee. Why do you have to say him or her? Make it gender neutral. When no gender is, दोनों सही होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इट हैज टू बी पास्ट टेंस। इट डजंट हैव टू बी द एग्जैक्टली सेम पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है। हैड यूज कर दे वेल एंड गुड, वरना पास्ट में भी एज लॉन्ग एज इट इज इन पास्ट इट्स करेक्ट।